नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक कुमार पटेल है। मैं शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुंडरदेही में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। और आज हम लोग प्रगतिवाद के बारे में बात करेंगे। यह टॉपिक बीए तृतीय वर्ष प्रश्न पत्र द्वितीय के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है। वहाँ पर आपको प्रगतिवाद का टॉपिक पढ़ना है। दोस्तों, हम प्रगतिवाद की जब बात करते हैं तो थोड़ी सी हम देखते हैं कि प्रगतिवाद कब आया, क्यों आया और उसकी वैचारिक पृष्ठभूमि क्या है। दोस्तों, जिस प्रकार द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता, आदर्श प्रियता और नैतिकता के विरोध में छायावाद का विकास हुआ, उसी प्रकार छायावाद के अतिशय कल्पनाशीलता, व्यक्तिवादिता, सूक्ष्मता के विरोध में जिस काव्यधारा की शुरुआत 1936 में हुई, उसे ही विद्वानों ने प्रगतिवाद के नाम से अलंकृत किया है। डॉक्टर नामवर सिंह का कहना है कि छायावाद के गर्भ से सन 1930 ईस्वी के आसपास नवीन सामाजिक चेतना से युक्त जिस साहित्यिक धारा का जन्म हुआ, उसे 1936 ईस्वी में प्रगतिशील साहित्यवाद अथवा प्रगतिवाद की संज्ञा दी गई। दोस्तों, छायावाद के अवसान के समीप सूक्ष्म सौंदर्यवादी दृष्टिकोण के प्रति एक प्रतिक्रिया हुई और यह सामाजिक यथार्थ की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होने लगी। कभी कल्पना जगत से यथार्थ जगत से कभी कल्पना जगत से यथार्थ जगत की ओर विचरण करने लगा। यह प्रवृत्ति राजनीति के क्षेत्र में साम्यवाद, सामाजिक के क्षेत्र में समाजवाद और साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद के नाम से विख्यात हुई। प्रगतिवादी काव्यधारा मार्क्सवादी या साम्यवादी दृष्टिकोण से बहुत हद तक प्रभावित है। कुछ विद्वान इसको मार्क्सवादी विचारधारा का साहित्यिक स्वरूप मानते हैं। अब प्रश्न उठता है कि प्रगतिवाद की शुरुआत 1936 से ही क्यों मानी। दोस्तों, 1936 से 1943 तक हिंदी कविता के इतिहास में प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत 1936 से ही क्यों? दरअसल 1935 में E.M. फोस्टर ने पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना की। 1936 में उसकी एक शाखा के रूप में भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। इसकी स्थापना में सज्जाद जहीर और मुल्क राज आनंद ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इसी प्रगतिशील लेखक संघ की पहला अधिवेशन 1936 में मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में आयोजित किया गया और वहीं से माना गया प्रगतिशील या प्रगतिवाद काव्यधारा की शुरुआत। और यह प्रगतिवाद 1943 में तार सप्तक के प्रकाशन के साथ ही प्रगतिवाद के बाद हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद का आरंभ होता है। अर्थात प्रगतिवाद का कालखंड 1936 से 1943 तक माना जाता है। अब हम देखते हैं कि प्रगतिवाद में कौन कौन से कवि थे। मुख्य रूप से हम कवियों में बात करेंगे। तो प्रगतिवाद में जो मुख्य कवि थे उनमें केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, गजानन माधव मुक्तिबोध, केदारनाथ सिंह, नागार्जुन, रामविलास शर्मा
आदि बहुत सारे लेखक थे। दिनकर भी काफ़ी हद तक प्रगतिवाद की धारा में शामिल होते हैं। और इसके अलावा छायावादी कवि भी 1930 के बाद उनका स्वर बदलने लगा था और 1936 में आते आते बहुत सारे, विशेष तौर से निराला और पंत के यहाँ बहुत सारी कविताएं ऐसी हैं जो प्रगतिवादी काव्यधारा के अंतर्गत रखी जा सकती हैं। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे वो कौन सी परिस्थितियां थीं कि हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद की उद्भव और विकास में सहायक हुई। कुछ आलोचक तो प्रगतिवादी काव्य को विदेशी विचारधारा से प्रभावित और विदेश से आयातित काव्य आंदोलन बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें तो भारतीय परिस्थितियों से और भारत के जो आंदोलन चल रहे थे उससे बहुत हद तक प्रभावित है, न कि केवल विदेशी विचारधारा से। सबसे पहले तो 1917 में जो रूसी क्रांति हुई, जिसने पूरी दुनिया पर प्रभाव डाला। पूंजीवाद के विकास हो रहा था भारत में भी और ट्रेड यूनियन का आंदोलन भी जोर पकड़ रहा था। ऐसे समय में रूसी क्रांति के जो मुख्य नेता थे लेनिन, उन्होंने घोषणा किया कि उनका देश जितने भी साम्राज्यवाद के शिकार देश हैं उनका साथ देगा। लेनिन का मानना था कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का ही एक विस्तार है और इसके कारण से वे साम्राज्यवाद का विरोध करते थे, जिसके कारण जितने भी विश्व में पराधीन देश थे सभी को मार्क्सवादी क्रांति में या लेनिन के नेतृत्व में एक विश्वास पैदा हुआ। इसने भारतीय नेताओं को भी बहुत प्रभावित किया। आप देखेंगे कि गांधी के नेतृत्व में जो आंदोलन 1930 के आसपास चल रहे थे बहुत सफल नहीं हो रहे थे, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो या असहयोग आंदोलन हो। ऐसे में कांग्रेस के भीतर ही जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया जैसे कई समाजवादी नेता लोकप्रिय हो रहे थे। वो अपने विचार को, कांग्रेस में रहते हुए भी अपने समाजवादी विचार को छुपा नहीं रहे थे, सबके सामने रख रहे थे। साथ ही साथ क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण जो 1928 से 1931 के दौरान संपन्न हुआ, जिसमें शामिल भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारी नेता भी मार्क्सवाद से बहुत प्रभावित थे, उसके समर्थन करते थे। इसी प्रकार 1930 के आसपास भारत में किसान और मजदूर आंदोलन तेजी से आगे बढ़ने लगे थे। आदिवासियों के आंदोलन भी जोर पकड़ रहे थे। महिलाएं भी अपने घरों से निकल अपनी आज़ादी की रास्ता ढूंढ रही थी। समाज के सभी वंचित वर्गों को आज़ादी की लड़ाई अपनी अपनी आज़ादी नजर आ रही थी। आप देखेंगे कि अंबेडकर भी उस दौरान बहुत तेजी से सक्रिय हो रहे थे। ऐसे में दलित उद्धार और दलित आंदोलन जैसी चीज़ें भी सामने आ रही थी, जिसकी झलक आप गोदान जैसे उपन्यास में भी देख सकते हैं। समाजवाद की इस विचारधारा का स्वाभाविक प्रतिनिधि होने के कारण जनता में लोकप्रियता हासिल कर रहा था। प्रगतिवाद इन्हीं परिस्थितियों की कोख से पैदा हुआ आंदोलन है, विदेश से आयात किया हुआ नहीं। अब आप समझ गए होंगे कि कौन सी परिस्थितियां थी जो प्रगतिवाद को, कौन सी वो परिस्थितियां थी जो प्रगतिवाद के आगमन में सहायक थी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे प्रगतिवाद की विशेषताओं या प्रवृत्तियों के बारे में। तो प्रगतिवादी काव्य के विशेषताओं को हम एक एक करके जानेंगे, कौन कौन सी विशेषताएं हैं। सबसे पहले हम उसके भाव पक्ष पर बात करते हैं, संवेदना के बारे में बात करते हैं। तो पहली विशेषता है मार्क्सवाद में विश्वास। ये पहला विशेषता है कि प्रगतिवादी कवि मार्क्सवाद में पूर्ण विश्वास करता है, बहुत आस्था है उसकी और मार्क्सवादी विचारधारा से बहुत प्रभावित है। अब मार्क्सवाद है क्या? तो मार्क्सवादी विचारधारा के जो जनक थे, प्रवर्तक थे, दरअसल कार्ल मार्क्स हैं। उनका प्रवर्तक कार्ल मार्क्स हैं।
इनका जन्म 1818 में जर्मनी में हुआ था। वे मूलतः अर्थशास्त्री थे, लेकिन उन्होंने जो विवेचना किया समाज का, वो समाजशास्त्री की तरह किया। उनको आज बहुत सारे विषयों में पढ़ा जाता है, क्योंकि उन्होंने जो विचार दिया, जो दर्शन दिया, वे बहुत क्रांतिकारी थे। उन्होंने उनका दर्शन न सिर्फ वर्तमान समय के बारे में था, बल्कि उन्होंने पूरी मानव सभ्यता या मानव इतिहास को उन्होंने बहुत वैज्ञानिक ढंग से व्याख्यायित किया। दोस्तों, आप जानते हैं कि चार्ल्स डार्विन उद्विकास के सिद्धांत को लेकर आते हैं और बताते हैं कि मनुष्य जो आज है वह किस तरह से प्रकृति में बदलाव के कारण आज हम मनुष्य हैं। किस तरह से हमारे पूर्वज बंदर थे और बंदर से उद्विकास होते होते हम यहाँ तक गए। तो उन्होंने मार्क्सवाद के अनुसार सृष्टि का विकास इसी द्वंदात्मक भौतिक विकासवाद से हुआ, इसलिए वह किसी लौकिक सत्ता, आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक आदि के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। साथ ही साथ कार्ल मार्क्स ने द्वंदात्मक भौतिकवाद के विकास के साथ साथ मानव सभ्यता के विकास की व्याख्या की। उन्होंने कहा कि मनुष्य का जो इतिहास है, दरअसल हम जो पढ़ते हैं वो राजा रानी का इतिहास पढ़ते हैं, वो वास्तविक नहीं है। वास्तव में इतिहास है किस मनुष्य के दो वर्गों के बीच संघर्ष का इतिहास है, जिसको उन्होंने कहा वर्ग संघर्ष का इतिहास। उन्होंने बोला कि हर सभ्यता में उन्होंने मानव सभ्यता के विकास को 4 भागों में बांटा है। विशेष तौर से इंग्लैंड के जो समाज था उसका अध्ययन करते हुए पाया कि 4 वर्ग में। एक था आदिम साम्यवाद। आदिम साम्यवाद में जो मानव सभ्यता थी वास्तव में खाद्य संग्राहक थी, जो कंदमूल संग्रहण करने या शिकार करने पर केंद्रित थी। इसमें मनुष्य प्रकृति से संघर्ष कर रहा था और आपस में सहयोग कर रहा था ताकि उस चीज़ों का संग्रहण कर सके, उसको भोजन मिल सके। यही अवस्था था जहाँ अतिरिक्त उत्पादन नहीं था। अतिरिक्त उत्पादन नहीं होने के कारण यहाँ पर किसी प्रकार का वर्ग नहीं था। यह वर्ग विहीन समाज था, आदिम साम्यवाद। दोस्तों, जब कृषि का विकास होता है, कृषि के विकास के साथ मानव सभ्यता का विकास अगले चरण में जाता है। हम खाद्य संग्राहक से आगे बढ़ते हैं, उत्पादन की प्रणाली का विकास होता है। दोस्तों, विकास का जो दूसरा चरण है वो है प्राचीन समाज। उन्होंने नाम दिया प्राचीन समाज। इस अवस्था में आकर हम देखते हैं कि समाज में कृषि का उत्पादन बढ़ा, कृषि अस्तित्व में आई। यह उत्पादन की नई प्रणाली थी। इसके साथ ही अतिरिक्त उत्पादन का जन्म हुआ और जो लोग अतिरिक्त उत्पादन पर नियंत्रण कर पाए वो स्वामी कहलाए, और जो लोग ऐसा नहीं कर पाए वे दास कहलाए। और दासों पर स्वामी का पूर्ण आधिपत्य था। वे चाहे तो उनको बेच सकते थे, खरीद सकते थे, कुछ भी कर सकते थे उनके साथ। और यहीं से वर्ग संघर्ष शुरू हो जाता है, क्योंकि दोनों के वर्ग हित विपरीत थे। स्वामी दासों को ज़्यादा ज़्यादा नियंत्रण में रखना चाहते थे, उनका शोषण करते थे, और दास मुक्ति चाहता था, और इसमें संघर्ष होता था। कई फिल्में भी हैं इस पर, आप देख सकते हैं उस दौर के पृष्ठभूमि पर। फिर तीसरी अवस्था आती है सामंतवादी समाज। दोस्तों, जब कृषि का उत्पादन और आगे बढ़ जाता है, समाज में एक नई चीज़ का आगमन होता है, वो है सेना का। अब पहले जो स्वामी थे छोटे स्तर पर थे, अब स्वामी बहुत बड़े बड़े क्षेत्र पर शासन करने लगे और अब उनको पूरे क्षेत्र पर कब्जा हो गया, जमीन पर कब्जा हो गया। जिसने पूरे क्षेत्र के जमीन पर कब्जा किया वे सामंत कहलाए। और दूसरा वर्ग था, वो था कृषि श्रमिक, जो खेती करता था। सामंत का भूमि पर पूरा स्वामित्व था, वही मालिक था, भूस्वामी था सामंत। और कृषि श्रमिक उस पर अपना श्रम करके उत्पादन करता था। यहाँ भी 2 वर्ग हो गए, संचित और वंचित वर्ग। यहाँ भी हमेशा संघर्ष रहता था। भूस्वामी चाहता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लगान ले, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे उसके पास आए,
उपज का मूल्य ज़्यादा उसके पास है, ज़्यादा उपज उसके पास रहे, और श्रमिक चाहते थे कि थोड़ा उनको ज़्यादा मिले। यहाँ भी संघर्ष होता। दोस्तों, चौथा चरण उन्होंने मानव सभ्यता के विकास का बताया, पूंजीवादी समाज। सामंतवादी समाज के पश्चात उत्पादन के साधन में फिर बदलाव आता है। उत्पादन की नई शक्ति कारखाना अस्तित्व में आई, जिसके फलस्वरूप उत्पादन पुनः दो नए संबंध उभरे, जिन्हें क्रमशः बुर्जुआ वर्ग या पूंजीपति तथा सर्वहारा या औद्योगिक श्रमिक कहा जाता है। अन्य युगों के विपरीत इस युग में दोनों वर्गों के बीच का संबंध नगद संबंध होता है। इसको कैश नेक्सस उन्होंने कहा था। कार्ल मार्क्स ने माना कि इस युग में यह पहली बार हुआ है कि उत्पादन उपभोग के लिए नहीं बल्कि लाभ के लिए प्रारंभ हुआ है। चूंकि उत्पादन के मूल में लाभ की मनोवृत्ति थी, इसके कारण शोषण भी उतना ही अधिक था, क्योंकि लाभ शोषण का अनुगामी था। फलस्वरूप लाभ श्रमिकों के शोषण का परिणाम है। दरअसल इस युग में जो लाभ मिलता है, मान लीजिए जो श्रमिक जो उत्पादन करता है, उसी के फलस्वरूप कारखाना जो पूंजीपति उसको लाभ मिलता है। अब पूंजीपति चाहता है कि कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा सामान बने, और वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान को बाजार में ज़्यादा दाम पर बेच कर मुनाफा कमाए। इस क्रम में वो श्रमिकों के हितों को नज़रअंदाज करता है, उनको कम वेतन देता है, बेहतर दशाएं नहीं देता है, उनका शोषण हो जाता है। इसके कारण से श्रमिकों का, इसके कारण हितों का टकराव होता है। वो ज़्यादा लाभ कमाने के चक्कर में कम वेतन देता है, और ये ज़्यादा वेतन मांगते हैं ताकि इनको बेहतर जीवन की दशाएं प्राप्त हो सके। दोस्तों, अब यहीं से वर्ग संघर्ष का सिद्धांत आता है। कार्ल मार्क्स का कहना था कि पूंजीवादी समाज के पूर्व भी शोषण रहा है तथा सदैव ही संचित वर्ग वंचित वर्ग के हितों के प्रति उदासीन रहा है। फलस्वरूप दोनों वर्गों के बीच का संबंध वर्ग विरोधाभास का रहा है। परंतु उस युग में क्रांति इसलिए नहीं हुई क्योंकि वंचित वर्ग न होकर एक श्रेणी था, जिनकी आर्थिक अवस्था तो एक समान थी, परंतु सामूहिक चेतना का अभाव था। ये व्यवस्था में परिवर्तन तो चाहते थे, परंतु उसके लिए सामूहिक एकता के लिए प्रयत्न कर सकने में विफल थे। परंतु पूंजीवादी समाज में ऐसा नहीं होगा, चूंकि समान अस्तित्व समान चेतना को जन्म देती है। और पूंजीवादी समाज में जितने भी मजदूर हैं, जितने भी किसान हैं, सबकी जो अस्तित्व है या परिस्थितियां हैं या शोषण एक समान है। इसके कारण से उनमें समान चेतना का जन्म होगा, उनके मन में समान भावना का जन्म होगा, वो आपस में मिलेंगे, एकता का सूत्रपात होगा, जिसके कारण से पूंजीवादी समाज में सर्वहारा क्रांति हर हाल में होकर रहेगी। ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना था। श्रमिकों का जीवन, कार्य एवं शोषण की समान दशाएं समान चेतना के स्तर विकसित करेंगे। फलस्वरूप पूंजीवादी समाज से पूर्व जो वंचित वर्ग स्वयं में वर्ग था, वह पूंजीवादी समाज में स्वयं के लिए वर्ग हो जाएगा। यह वर्ग अपने अधिकारों को पहचानेगा, अपने शोषण के विरुद्ध ध्रुवीकृत होगा तथा व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए सक्रिय होगा। वे कहते हैं कि ऐसा अवश्य होगा क्योंकि इनके पास खोने के लिए पैरों की बेड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं है और पाने के लिए सारा संसार है। ध्रुवीकरण की इस प्रक्रिया में अन्य वर्ग भी सर्वहारा के साथ आएंगे, क्योंकि वह भी प्रतिस्पर्धा में पूंजीपतियों के शोषण से पीड़ित हैं। क्योंकि उनका सर्वहाराकरण हो रहा है, इसलिए संघर्ष में वह भी सर्वहारा का साथ देंगे। इस प्रकार एक हिंसक एवं रक्त रंजित संघर्ष होगा, जिसमें सर्वहाराओं की विजय होगी तथा इतिहास में पहली बार युग तो परिवर्तित होगा, परंतु शासन सर्वहाराओं के हाथों में होगी। सर्वहारा संक्रमण काल तक, नई व्यवस्था के निर्माण तक, समाजवादी, जिसको उन्होंने नाम दिया था समाजवादी निर्माण तक, इस समाजवादी व्यवस्था को बनाए रखेगा। इसके पश्चात जो सत्ता है, स्वयं सत्ता को छोड़कर सामान्य वर्ग में शामिल हो जाएगा। फलस्वरूप समाज में साम्यवादी व्यवस्था अस्तित्व में आएगी। अर्थात समाजवादी व्यवस्था जो है, जब जो मजदूर क्रांति होगी तो कुछ दिनों के लिए अस्थायी व्यवस्था है, वह टेम्परेरी व्यवस्था है,
जिसमें शासन की व्यवस्था संभाला जाएगा। बाद में उस व्यवस्था को खत्म करके सभी जितने भी शासक भी जो व्यवस्था संभालने के लिए जो लोग रहेंगे वो भी सामान्य वर्ग की तरह हो जाएंगे। फलस्वरूप साम्यवादी व्यवस्था अस्तित्व में आएगी। यह वह अवस्था है जो वर्ग विहीन होगी, कोई अमीर गरीब नहीं होगा, निजी संपत्ति की अवधारणा नहीं होगी तथा सबको उसकी क्षमता एवं रुचि के अनुसार काम तथा आवश्यकता के अनुसार भौतिक संसाधनों की पूर्ति होगी। फलस्वरूप संघर्ष समाप्त होगा तथा सामाजिक परिवर्तन का चक्र रुक जाएगा। दोस्तों, कार्ल मार्क्स के इस विशद व्याख्या ने पूरे विश्व को प्रभावित किया। बुद्धिजीवी इससे बहुत प्रभावित हुए। इस वैज्ञानिक व्याख्या के कारण पूरे विश्व में एक हलचल हुई और आपको पता है जिसके कारण से इस विचारधारा पर आधारित बहुत सारे आंदोलन कई देशों में सफल हुए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण था रूस में 1917 में जो क्रांति हुई थी। यह कोई महज इत्तेफाक नहीं था कि भारत की बुद्धिजीवी, भारत के नेता, भारत के साहित्यकार, कवि, लेखक सभी लोग इस विचारधारा से प्रभावित हो रहे हैं। प्रगतिवादी कवि सोवियत संघ की क्रांति का परचम फैलाने वाली मजदूर सेना को आदर के भाव से देखती है। मुक्तिबोध लिखते हैं, लाल क्रांति की लड़ने वाली मजदूर सेना आम, उनको उनके स्त्री पुरुषों को मेरा लाल सलाम। नरेंद्र शर्मा ने लिखा है, लाल रूस है ढाल साथियों, सब मजदूर किसानों की, लाल रूस का दुश्मन साथी, दुश्मन सब इंसानों का। हमने अभी तक देखा पहला विशेषता मार्क्सवाद में विश्वास। अब हम बात करेंगे दूसरी विशेषता या दूसरी प्रवृत्ति के बारे में, वो है समाज का यथार्थ चित्रण। समाज का यथार्थ चित्रण। दोस्तों, साथ ही साथ प्रगतिवादी कवि आदर्शवाद या अध्यात्मवाद में विश्वास नहीं करते। इनका यथार्थवाद के प्रति घोर आस्था है। वे जीवन के सच्चाई को दिखाना चाहते हैं, किसी भुलाव में नहीं रखना चाहते मनुष्य को। वो बताना चाहते हैं कि जो है उसको दिखाओ, वास्तविकता को दिखाओ, बताओ। और इनका मानना है कि मानव के यथार्थ को निर्धारित करने वाली सबसे ताकतवर शक्ति अर्थव्यवस्था या उत्पादन की प्रणाली है। कार्ल मार्क्स ने कहा भी है कि सारा चिंतन, सारी संस्कृति पेट भरने के बाद ही अस्तित्व में आती है। यही भाव इन कवियों का भी है। नागार्जुन लिखते हैं, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। दोस्तों, अब हम तीसरी प्रवृत्ति को देखते हैं। तीसरी प्रवृत्ति है पूंजीवादी व्यवस्था से घृणा। दोस्तों, अगली विशेषता है पूंजीवादी व्यवस्था से घृणा। प्रगतिवादी साहित्य के आक्रोश का केंद्र पूंजीवादी व्यवस्था और पूंजीपति वर्ग है। कार्ल मार्क्स ने पूंजीपतियों द्वारा स्थापित उद्योग में उत्पादन का कार्य मजदूर करते हैं, किंतु उससे पैदा होने वाले धन को पूंजीपति हड़प जाते हैं। इस अधिशेष मूल्य को हस्तगत करने, इस अधिशेष मूल्य के बल पर ही पूंजीपति इतने बड़े साम्राज्य के मालिक बन जाते हैं। इसमें मजदूरों का बहुत शोषण होता है। इसलिए प्रगतिवादी कवि पूंजीवाद के प्रति विरोध का भाव रखते हैं। मुक्तिबोध लिखते हैं, तू मरण है, तू है रिक्त, तू व्यर्थ, तेरा ध्वंस केवल एक तेरा अर्थ। तीसरी विशेषता है शोषितों के प्रति सहानुभूति और आस्था। प्रगतिवादी कवि शोषण और अन्याय की चक्की में पीसते हुए मजदूर और किसान वर्ग के प्रति करुणा का भाव रखता है। कवियों में गहरा विश्वास है कि मजदूर और किसान वर्ग के वंचित लोग ही अंततः समाज की नियति को बदलने की शक्ति रखते हैं।
केदारनाथ अग्रवाल लिखते हैं, मैंने उसको जब जब देखा देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। अगली विशेषता है सामाजिक व्यवस्था का परिवर्तन या क्रांति की भावना। प्रगतिवादी कवि प्राचीन रूढ़ियों एवं परंपराओं के प्रति विद्रोह के साथ साथ सामंतवादी व्यवस्था एवं पूंजीवादी व्यवस्था के प्रति क्रांति की भावना रखता है। वह इन व्यवस्थाओं के विध्वंस एवं समूल नाश के लिए क्रांति का आह्वान करता है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। इसी प्रकार दिनकर लिखते हैं, शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। केदारनाथ अग्रवाल लिखते हैं, हिम्मत वाली लाल फौज सा मर मिटनों को झूम रहा। अगली विशेषता है राष्ट्रीय चेतना। दोस्तों, प्रगतिवादी कवि भी राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत है, लेकिन उसके यहाँ राष्ट्र का मतलब सत्ता या सरकार नहीं है। उसके यहाँ राष्ट्र का मतलब जनता है, जन है, शोषित और पीड़ित अंतिम पैदान पर खड़ी जनता है, किसान मजदूर है। इसके कारण से वह जब देखता है कवि कि आज का सत्ताधारी वर्ग, शासक वर्ग पूंजीपतियों के हितों का ही पोषक है, तो वह उनकी विसंगतियों पर करारा प्रहार करता है। प्रगतिवादी कवियों को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के समर्थक नहीं है, नहीं उन्हें राष्ट्र के गौरव में अतीत या महान दर्शन के प्रति भावुक होना पसंद है। नागार्जुन लिखते हैं, जहां न भरता पेट देश वह कैसा भी हो, महानरक है कागज की आजादी मिलती, ले लो दो दो वाणी में। अगली विशेषता पर हम बात करते हैं, वो है राजनीतिक चेतना। दोस्तों, प्रगतिवादी कवि कविता को अलौकिक आनंद या ब्रह्मानंद सहोदर या कोई अलग से स्वायत्त सत्ता के रूप में नहीं देखते, बल्कि वे कविता को राजनीतिक जागरूकता या वर्ग ध्रुवीकरण के एक टूल्स के रूप में देखते हैं, उसके सार्थक उपयोग पर बल देते हैं, जिससे शोषित पीड़ित जो जनता है उसको जगाया जा सके। इस दौर के जो कवि हैं वे उदारवादी लोकतंत्र का अंध समर्थन करने के स्थान पर उसकी आंतरिक विसंगतियों का चित्रण करते हैं। तथाकथित लोकतंत्र वस्तुतः किस प्रकार शोषक वर्ग के हितों की सुरक्षा और अभिवृद्धि करता है, उसकी एक वानगी आप देख सकते हैं। खादी ने मलमल से चुपचाप साठ गांठ कर डाली है, बिरला टाटा डालमिया की 30 दिन दिवाली। आज भी आप देख सकते हैं, नाम कुछ बदलकर दूसरे लोगों की दिवाली हो गई। वो सत्ता के साथ लोगों की दिवाली भी बदलते रहती है। एक कवि गांधीवाद को भी पूंजीवाद का सहयोगी मानते हैं और कठोर शब्दों में उसे खारिज करते हैं। महात्मा गांधी पर सीधा व्यंग करते हुए नागार्जुन लिखते हैं, बापू के भी ताऊ निकले तीनों बंदर बापू के, सरल सूत्र उलझाऊ निकले तीनों बंदर बापू के। अब हम अगली विशेषता की बात करते हैं। अगला विशेषता है ग्राम्य प्रकृति। दोस्तों, प्रगतिवादी कवि किसान मजदूरों के कवि थे और उनके यहाँ किसानों के जैसे जीवंत चित्र इनके यहाँ मिले वैसा अन्य कवियों के यहाँ दुर्लभ था। उन्होंने उनके जीवन की रसमयता को बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत किया। प्रगतिवादी कवि प्रकृति को
किसी टूरिस्ट की तरह नहीं देखते हैं, बल्कि किसान की तरह देखते हैं, क्योंकि ये कवि जनता के प्रतिनिधि हैं, जन कवि हैं। वैसे ही एक जन कवि नागार्जुन भी हैं। इनके यहाँ गुलाब के सौंदर्य का स्थान चने के सौंदर्य ने ले लिया है, क्योंकि यह जन सामान्य किसी के जीवन से जुड़ा है। अब चना के सौंदर्य का वर्णन करते हुए एक चित्र देखिए। एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। प्रकृति का मानवीकरण प्रगतिवादियों ने भी किया, किंतु उनकी निगाह आम आदमी की निगाह है। वे अपने आसपास की प्रकृति को देखते हैं, जिसे छायावादी कवियों की भाषा में भदेश कहा जा सकता है। नागार्जुन ऐसी ही कविता लिखते हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। देखिए, गांव संस्कृति में किस तरह से एक व्यक्ति के, एक घर के भोजन पर कितने लोग निर्भर हैं। उसमें जीव जंतु से लेकर सभी सारे दृश्य इसमें आ जाते हैं। प्रकृति के प्रति किसी किसान या ग्रामीण का लगाव किस स्तर का होता है, इसे केदारनाथ अग्रवाल, आज नहीं, आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपने पानी में, उसके दर्पण पर बादल का वस्त्र पड़ा था, मैंने उसको नहीं जगाया, दबे पांव घर वापस आया। दोस्तों, प्रगतिवादियों का जो प्रकृति चित्रण वर्ग संघर्ष की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति भी है। छायावाद में जो प्रकृति कवि को अपनी गोद में आश्रय देती थी, वह प्रगतिवाद में आकर क्रांति का संकेत देने लगी है। तेज धार का कर्मठ पानी चट्टानों के ऊपर चढ़कर मार रहा है, घूंसे कसकर तोड़ रहा है तट चट्टानी। दोस्तों, अगली विशेषता हम देखते हैं। प्रेम का वर्णन। प्रेम साहित्य के प्रत्येक युग का एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। प्रगतिवाद भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ प्रेम एवं साहचर्य एवं सहजीवन से उत्पन्न होता है। प्रेम के लिए इन कवियों को प्रकृति की गोद में जाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। वह तो श्रम करते हुए भी दोस्तों, अगला विशेषता है प्रेम का वर्णन। प्रेम साहित्य के प्रत्येक युग का एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। प्रगतिवाद भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ भी प्रेम है, लेकिन यह प्रेम साहचर्य का प्रेम, सहजीवन का प्रेम, श्रम का सौंदर्य है। यहाँ पर साथ काम करते हुए जो प्रेम हो रहा है, उसको उन्होंने सच्चा माना है। प्रेम के लिए इन कवियों को प्रकृति के गोद में जाने की आवश्यकता नहीं महसूस हुई। वह तो खेतों में काम करते हुए वह प्रेम महसूस किया। प्रेम साधारण जीवन का सहज अंग है इनके यहाँ। यह किसी विशेष परिस्थिति की मांग नहीं करता। प्रेम समाज से काटता भी नहीं है, बल्कि वह तो व्यक्ति के सामाजिक होने की भावभूमि है। त्रिलोचन लिखते हैं, मिलकर वे दोनों प्राणी दे रहे खेतों में पानी, मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्रेम तुम्हारा। दोस्तों, अगली विशेषता है प्राचीन रूढ़ियों और मान्यताओं का विरोध। प्रगतिवादी काव्यधारा वैज्ञानिक सोच पर आधारित है। प्रगतिवादी कवि प्राचीन रूढ़ियों और मान्यताओं का विरोध करता है। वह ईश्वर तथा धर्म के नियमों में विश्वास नहीं करता। वह मानव को मानव के रूप में ही देखता है। ईश्वर में आज पड़ गया अंतर, टुकड़ों टुकड़ों में बसा मनुष्यता का घर, ली ओढ़ धर्म की खाल, पर हृदय सुना पूजन अर्चन सब व्यर्थ, देवता पत्थर। श्री मंगल सिंह सुमन की ये कविता आज भी हमें मनुष्य होने की राह दिखा रही है।
अगला विशेषता है श्रम में भी सौंदर्य की प्रतिष्ठा। दोस्तों, प्रगतिवादी कवियों ने श्रम करते हुए उन निम्न लोगों के परिश्रम के साथ साथ उनके सौंदर्य का भी चित्र खींचा है। वह तोड़ती पत्थर कविता में निराला ने पत्थर तोड़ने वाले मजदूरनी के सौंदर्य का वर्णन बड़े ही शानदार तरीके से किया है। वह तोड़ती पत्थर देखा जिसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्रकार। दोस्तों, ये रहा प्रगतिवाद की विशेषताएं, उसके भाव पक्ष और संवेदना पक्ष। अब हम थोड़ी सी बात उसके शिल्प पक्ष पर करेंगे कि कौन सी वो विशेषताएं थी, क्या अलग था उनके शिल्प में। शिल्प और कला पक्ष में की बात करते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे काव्य भाषा की। उनकी भाषा कैसी थी। मित्रों, प्रगतिवादी कवियों ने जो काव्य भाषा चुना वो बहुत ही सरल और सहज है। प्रगतिवादी कवि अपनी अभिव्यक्ति सरल सहज शैली में प्रस्तुत करता है। वह सीधे और सरल शब्दों में बड़ी से बड़ी बात कह जाता है। वे जनसाधारण के जीवन की भाषा में बात करते हैं। छायावाद ने जीवन की भाषा और काव्य भाषा में जो अंतराल पैदा किया था उसे प्रगतिवादी कवियों ने समाप्त कर दिया। मुक्तिबोध जैसे एकाध कवि को छोड़ दें तो सभी प्रगतिवादी कवि जन भाषा की सहज प्रयोग करते हैं। पंत तो यहाँ तक कहते हैं कि तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी में क्या तुझे चाहिए अलंकार। ये कवि अलंकारों के जाल में लोगों को फंसाना नहीं चाहते, ये सीधे सीधे संवाद करना चाहते हैं, जनता की समस्याओं को रखना चाहते हैं, अपने मन की बात जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। इसके अलावा त्रिलोचन लिखते हैं, उस जनपद का कवि हूँ जो भूखा दुखा है, नंगा है अनजान है, नहीं जानता है कला कैसी होती है क्या है। ये है प्रगतिवादी कवियों की कला संबंधी, काव्य भाषा संबंधी, शिल्प संबंधी सोच। आप समझ चुके होंगे कि कवि किसी अलंकार, किसी छंद के बंधन को नहीं मानते, ये सीधे सीधे जनता की बात जनता की भाषा में जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। अब दूसरी बात हम देखते हैं जो शिल्प और उनकी कलागत विशेषता में प्रमुख विशेषता है वो है इनकी व्यंग्यात्मकता। प्रगतिवादी कवियों में व्यंग्य की प्रवृत्ति अधिक मात्रा में दृष्टिगत होती है। प्रगतिवादी कवियों ने अपनी कविता में तत्कालीन सामाजिक चेतना को ही नहीं झकझोरा है, अपितु तथाकथित प्रगतिशील विचारधारा से ओतप्रोत नेताओं एवं समाज सेवियों, पूंजीपतियों, बौद्धिक विचारों में लीन अवसरवादियों, शीर्ष जमींदारों एवं धनिकों आदि की खूब खबर ली है। नागार्जुन लिखते हैं, लाज शर्म न रह गई बाकी, गांधी जी के चेलों में फूल नहीं लाठियां बरसती, रामराज की जेलों में भैया लंदन ही पसंद है, आज़ादी की सीता को, नेहरू जी अब उम्र गुजारे अंग्रेजों की खेलों में। इसी प्रकार एक और लिखते हैं नागार्जुन, 10,000 10 लाख मरे पर झंडा ऊंचा रहे हमारा। मतलब किस तरह से खोखले राष्ट्रवाद का इन्होंने बैंड बजाया। अब शिल्प के अंतर्गत हम तीसरी विशेषता देखते हैं लोक धुन का। किस तरह से इन कवियों ने लोक धुन का प्रयोग किया है। इस काव्य में लोक धुनों पर विशेष बल दिया गया है। प्रगतिवादी कविता जिस संघर्ष चेतना का प्रसार करना चाहती है उसकी सहज अभिव्यक्ति लोक धुनों में संभव है।
कहीं कहीं इसमें लय तुक के नियमों से मुक्ति भी दिखाई पड़ती है। केदारनाथ अग्रवाल, रामदरस मिश्र आदि ने काफ़ी सफलता पाई है ऐसे धुनों को लिखने में, कविताओं को में ढालने में। माझी न बजाओ बंसी, मेरा मन डोलता है जैसे जल डोलता है। अगली विशेषता है, हम देखेंगे काव्य कला के अंतर्गत, वो है बिंब का। बिंब प्राय सामान्य जीवन से लिए गए हैं। छायावादी बिंबों से भिन्न ये बिंब लोक जीवन के साधारण अनुभवों से संबंधित हैं, जैसे गीत गाकर घर लौटती मजदूर, पसीने में भीगता किसान आदि एक उदाहरण देख सकते हैं हम लोग। धूप चमकती है चांदनी की साड़ी पहने, मायके में आई बेटी की तरह मगन है। अब हम लोग बात थोड़े प्रतीक के कर लें तो प्रगतिवादी कवि बात को साफ साफ कहने में पक्षधर हैं। इन्हें सामान्यतः प्रतीकों का मोह नहीं है, क्योंकि प्रतीक बात को छुपाते हैं। कहीं कहीं कुछ प्रतीकों के प्रयोग से इन्होंने वर्ग संघर्ष की चेतना को अभिव्यक्ति दी है। जैसे तेज धार का कर्मठ पानी चट्टानों के ऊपर चढ़कर मार रहा है, भूसे कसकर तोड़ रहा है तट चट्टानी। ये पंक्तियां वर्ग संघर्ष को व्यक्त करती हैं। पानी वंचित वर्ग को अभिव्यक्त करता है, जबकि चट्टान शोषक वर्ग की मजबूत स्थिति को व्यक्त करती है। और आखिरी में हम बात करेंगे इनके काव्य रूप का। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये कवि प्रबंधात्मकता में विशेष रुचि नहीं दिखाते हैं, उतनी लंबी कविता नहीं लिखना चाहते हैं। प्रगति काव्य में कविता संघर्ष की कविता है, तो ऐसी कविता में प्रबंध के अनुशासन की उपस्थिति संभव नहीं थी। इन्होंने ज़्यादातर गीति काव्य, मुक्तक काव्य लिखे लोगों तक पहुंचाने के लिए, उनकी भाषा में अपनी बात को रखा। अब बात आती है कि कुछ आलोचक कहते हैं कि प्रगतिवादी साहित्य की कलात्मकता थोड़ी संदेह के घेरे में है, या प्रचारात्मक साहित्य है, या पोस्टर का साहित्य है। तो जो लोग प्रगतिवादी साहित्य की कलात्मकता पर संदेह करते हैं, उन्हें नागार्जुन की बस एक पंक्ति सामने रखकर देखनी चाहिए। वो खुद समझ सकते हैं कि कितनी कला है। जली ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। दोस्तों, आज आपने प्रगतिवादी काव्य के संवेदना और शिल्प के बारे में पढ़ा। आपने ध्यान पर पूर्वक मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।